प्रिय बालक, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप एक कक्षा 7वीं के प्यारे प्यारे छोटे से प्यारे बच्चे और बच्चियों, और हम बात करेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर आपका होगा, चैप्टर नंबर 5 होगा। अब बोलो सर इसके पहले वाले चैप्टर, तो इसके पहले वाले चैप्टर के साथ आपको नोट्स बना के दे दिए गए हैं मेरे हिसाब से। एक बार मैं देख लेता हूँ ताकि बच्चे को भी याद रहे कुछ। हाँ बिल्कुल बच्चे, 4 चैप्टर आपको पढ़ा दिया गया है। पृथ्वी के अंदर ताक झांक और चट्टान और खनिज, और तीसरा चैप्टर पृथ्वी का आंतरिक बल और उसकी संरचना आकृतियाँ, और वायुमंडल में संगठन जो कंपोनेंट है वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्या था रेशियो, उसको हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे बिन पानी सब सुन। बिन पानी सब सुन। अरे बारिश तो हो रहा है सर, फिर क्यों सुना? तो बारिश हो रहा तभी तो हमको सब कुछ अच्छा दिख रहा है, हरियाली दिख रही है। सोचे बच्चे जी क्या बारिश नहीं होती तो फिर क्या होता? बहुत सारे फसलें पेड़ पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं, पानी का लेयर घट जाता है, तो फिर ये बात वही होता कि हम लोग फिर बहुत ख़राब संकटों से गुजरते हैं। और तुम बारिश के पहले के दिन थोड़ा याद करो, अभी टेम्परेचर देखा था आपने 45, 43, 44, लगभग हम लोग पूरा बेचैन थे। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी राहत मिली है। बारिश के मौसम में बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चे बारिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है सर, चलिए शुरू किया जाए आज का लेक्चर बिन पानी सब सुन। तो शुरू करते हैं अब का लेक्चर। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बुक साथ में खोल के बैठना है, मेरे साथ पढ़ना भी है, समझना भी है, और जो पॉइंट लिखवाएंगे तो नोट भी करना है। चलो शुरू किया जाए। चैप्टर नंबर 5 बिन पानी सब सुन। चलो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने चैप्टर बिन पानी सब सुन। देखते क्या है। अगर सभी बच्चों की बस में बैठे ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस में बच्चे बैठे थे, बस स्टार्ट हो चुकी है। देखो चैप्टर हम कुछ कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। बच्चे घूमने फिरने गए, ड्राइवर ने टेप रिकॉर्डर पर गाना चला दिया। गाना बजने लगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ये कुछ पुराने गीत होंगे। सही बच्चे साथ में गाने लगे। गाना समाप्त हुआ होते ही अनुसुईया मैडम ने कहा, एक अनुसुईया मैडम बैठी थी उसमें, पानी पर गाना तो सुन लिया आपने बच्चों लोग, मैं आपको पानी की कहानी सुनाती हूँ। चलो सही बच्चे चुप पड़े। पानी की कहानी? मैडम जल्दी सुनाइए। मैडम कहने लगी, यह कहानी पुराने ज़माने की है, यह कहानी आने वाले दिनों की है। पुराने के ज़माने का है, पिछले काल का है, लेकिन आने वाला काल में भी ये कहानी लागू हो जाएगा। बबलू ने आंखें फैलाकर कहा, आने वाले दिनों की कहानी है? कैसे मैडम? मैडम बोली, हाँ आने वाले दिनों की कहानी है। मैडम ने पूछा, आपने पेट्रोल पंप देखा है जहाँ से गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरते हैं? बिल्कुल। सबने कहा हाँ देखें मैडम जी। मैडम ने पूछा, फिर सबने कहा हाँ। मैडम कहने लगी, आने वाले दिनों में शहरों में या सड़कों किनारे इसी तरह पंप खुले देखेंगे, लेकिन वहाँ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि पानी दिया जाएगा, वो भी माप कर। क्या बात, बच्चे दंग हैरान। यह राशन कार्ड कहते, इसके लिए राशन कार्ड भी होगा और ये पैसे से भी लेने पड़ेंगे। ये बात सही है बच्चा जी, तो पानी की लेयर है ना जो दिन पर दिन घटते जा रही है, ये समस्या का मैडम कहानी की तरह बच्चे को समझाने की चेष्टा कर रही है, कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों? बच्चे ने बोला, ऐसा क्यों? मीना तुरंत बोली, अरे इतना भी नहीं जानते, पीने लायक पानी काफ़ी कम होगी और पानी की ज़रूरत तो हम सभी को है। यानी जनसंख्या बढ़ने के कारण आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है, पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका जो लिमिट है वो कम है। और कहता कि इतनी, फिर किसी ने कहा कि भाई लेकिन पानी की कमी कहाँ है? इतनी नदियाँ, तालाब, कुएं, नल, समुद्र तो है, ऊपर से बरसात भी होती है। शिल्पा बोली, लेकिन बरसात हमारे यहाँ सालों भर तो होती नहीं। सीमा बोली, हाँ ये बात तो है। शिल्पा बोली। मैडम बच्चों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी और उनको टोकते हुए कहा, यही तो बात है बच्चों, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है, जिन्हें नक्शे पर नीले रंग दिखाया गया है, और इतना ही पानी पीने लायक। और यदि पानी सब पीने लायक भी नहीं है तो 71%, लेकिन पीने लायक भी सब पानी नहीं है इसमें का। चलो मैडम ने सिर्फ मीठा पानी, मैडम बोली सिर्फ मीठा पानी ही पी सकते हैं। रंजू बोली, हाँ सिर्फ मीठा ही पानी पी सकते हैं। मैडम ने समझाते हुए कहा कि उपलब्ध जो कुल मात्रा है 0.3% पानी का उपयोग हम पानी पीने योग्य अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर सकते हैं, जबकि शेष जल जो है ना बच्चा जी, वो हमारी आवश्यकता में यूज नहीं हो पाएगा। जैसे बर्फ़ का छात्रक इतना % है, भूमिगत जल इतना % है। ये जल का कुछ वितरण दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जल को इतने भागों में बांटा गया है, कुल 100% हो गया।
महासागरों में बर्फ छत्रक भूमिगत जल झीलों नदियों जलाशयों में वायुमंडल आदि में समाहित है, जिसका प्रत्यक्ष रूप से दोहन व प्रयोग संभव नहीं है। हम सबका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने पास से किताब निकाल कर बच्चों को दिखाई, जिसमें तालिका बनी थी। इस चलती बस में हम सबके पीने लायक सिर्फ इन्हीं 2 थर्मसों में पानी है। जुबैदा थर्मस सामने करती हुई बोली, हाँ मैडम। बोली, इस थर्मस में शुद्ध व मीठा पानी है, उसी से प्यास बुझ सकती है। बाहर देखो बच्चों, पुल के नीचे पानी भरा है, क्या आप उसको पीना चाहोगे? ये बात कहानी में ये दिखाया जाना चाहता है कि भाई पानी तो बहुत है, लेकिन हम सब पी नहीं सकते हैं। फिर यहाँ पर जो पानी बुझाने का काम नहीं आ सकती है, इस जल को साफ करके पिया जा सकता है। हाँ मैडम, तो तभी जल बहुत सोच समझ कर खर्च करती हूँ। जुबैदा बोली, मीना तो कहाँ, बरसात से हमें खूब मीठे जल मिलते हैं, लेकिन वो जल भी हम रोक नहीं पाते। बरसात के जल हमारी छतों से गिरकर नालों में चले जाते हैं, नदी में चले जाते हैं, इन उसको हम लोग संग्रहित नहीं कर पाते हैं। बच्चा जी, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है, याद रखना है आपको। इसको जरूर बताइएगा आप सबको, अपने छोटे छोटे भाइयों को। और पीने लायक पानी नहीं रह जाता। ठीक कर रही हो मीना मैडम। बोली, देखो नदियों तालाबों और बरसात के पानी सूर्य से वाष्प बनकर कुछ तो वाष्पीकरणों के ऊपर भी चला जाता है, फिर बादल बन के फिर बारिश बनता है, जो जिसे हम जल चक्र कहते हैं। बारिश का पानी नीचे आया, फिर वाष्प बनकर वायुमंडल में चला गया, फिर ठंडा होकर फिर बारिश के रूप में गिरा। ऐसे पानी आते जाते रहता है, ऊपर नीचे चक्र चलते रहता है। इसे हम जल चक्र बोलते हैं। बबलू बोला, इसका मतलब है कि सागरों का जल वाष्पित होकर बरसात के माध्यम से हम पर बार बार पहुँचता है। हाँ, सबने सहमति से सिर हिलाया। चापाकल कुआं आदि पानी बेकार में बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। मैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि नल की टोटी खुली न रह जाए और बाकी पानी बेकार न बहता रहे। इस बार मुकेश बोला, हाँ, हम सबको ऐसा करके पीने योग्य पानी बचाना चाहिए, इससे भूमिगत जल का स्तर लेयर जो है बरकरार रहेगा। मैडम बोली, ये जल स्तर क्या होता है, जरा हमें भी तो समझाइए। मैडम बोली, ये जल स्तर क्या, जरा हमें भी समझाइए। इस बार सवाल बच्चों ने नहीं, बस की खलासी ने पूछा था। मैं बताऊं? बबलू सही तो कर बोला। हाँ बताइए, खलासी बोला। बबलू कहा, बरसात का कुछ जल रिसकर मिट्टी के अंदर चला जाता है और मिट्टी की परतों से छन छन को नीचे धरती में चला जाता है, और एक जहाँ जल का क्षेत्र पैदा होता है, उस जल क्षेत्र को हम लोग जल स्तर बोलते हैं। खलासी ने सिर हिलाते हुए कहा, अपनी सहमति दी। हाँ बोला, हाँ बहुत अच्छे। बबलू, क्या जल स्तर सभी जगह एक समान होता है? यह प्रश्न मैडम ने किया। नहीं मैडम, जल स्तर की गहराई तो सभी जगह समान नहीं हो सकती है। उनकी सिर्फ ऊपरी सतह समान होती है, और जल का लेयर हर जगह अलग अलग होता है। यह तो विशेष की मिट्टी ऋतु या फिर जल का दोहन अनुसार घटता बढ़ता है। सभी बच्चे बबलू की समझदारी पर दंग थे। बस तेजी से चल रही थी। मैडम ने कहा, बबलू की बात मैं दिखलाती हूँ। वह कैसे? सबने एक साथ पूछा। खलासी भी गर्दन उठाकर मैडम की ओर देखने लगा। उन्होंने जुबैदा के थर्मस मांगकर एक खाली बोतल में पानी भरा, फिर उसमें से परस में से 3-4 एक्स्ट्रा निकाली और बांटते हुए बोली, एक्स्ट्रा पतला पाइप का बोतल में डालकर पानी पीजिए। सबने एक्स्ट्रा डाली और पानी पिया। धीरे धीरे पानी की बोतल पानी से घटता गया। मैडम कहने लगी, देखिए बोतल का पानी पहले से भरा था, अब उसका लेयर घट रहा है। इसका मतलब जैसे हम चापाकल या बोरिंग का पानी उसे बाहर निकालते हैं तो उसका लेयर क्या होता है। तो भूमिगत जल स्तर बढ़ने के लिए हमें क्या करेंगे? तो बारिश के पानी को जरूर बचाना चाहिए। जब बारिश हो, छत के अपने पास ऐसा कीजिए और उसको एक कहीं गड्ढा अच्छा सा रखिए घर के पास में, ताकि पानी उसमें इकट्ठा हो जाए। पानी रिसके कहाँ चले जाए? मिट्टी के अंदर चला जाए। पता कीजिए कि विश्व में भारत के किस महासागर झील की लवणता सबसे अधिक है। ये पता करने के लिए बोला, इसको आप गूगल करके सर्च कीजिएगा। अंदर जल का स्तर घटता है। अगर इसी तरह धरती जल को हम निकालते रहेंगे तो एक दिन जल का स्तर एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जरा सोचो, अगर ऐसा हो तो क्या होगा? सब चिंता में पड़ गए। शिल्पा बोली, मैडम, जल स्तर बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, हमें पानी की खेती करनी शुरू कर देनी चाहिए। पानी की खेती कहकर खलासी कहकर हंस पड़ा। बच्चे सोच में पड़ गए, ये पानी की खेती कैसे होगा भाई? पानी की खेती हम कैसे कर पाएंगे? पानी कैसे बरसा पाएंगे? तो गुजरात में एक जगह है जहाँ पर कठियावाड़ क्षेत्र का एक शुष्क प्रदेश है, जहाँ पर कम या न के बराबर फसलें होती हैं,
यहाँ राजेंद्र सिंह द्वारा स्थानीय लोगों को सहयोग से छोटे छोटे नालों पर बिना खर्च के स्थानीय रेत मिट्टी छोटे छोटे बांध बनाकर, जिससे केवल सिंचाई के लिए उपलब्ध हुआ बल्कि जल को उसमें बचाया गया और मिट्टी के नीचे रिसकर इसका भूमिगत जलस्तर ही बढ़ा। इसी कारण आज क्षेत्र में भरपूर फसलें पैदा हो रही हैं। और श्री राजेंद्र सिंह किसी प्रयास के कारण उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार भी उनको मिला है। एक गुजरात की कहानी है जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। हाँ, इस तरह से प्रयास करके ही वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं ऐसा। और अब तो सबको करना चाहिए। इसका मतलब कि वर्षा के छोटे छोटे तकनीक से रुका उसके पानी को रोकना चाहिए और धरती के अंदर भेज देना चाहिए, ताकि बरसात के पानी छतों और नालियों से खेतों में होता हुआ नदियों की तरफ समुद्र में तक कहाँ पहुँचती है। समुद्र में मिलकर यह मीठा जल खरा हो जाता है। हमें बरसात के पानी को नलियों को न जाने देकर उसके घर के आसपास ही गड्ढा बनाकर इकट्ठा कर देना चाहिए, ताकि पानी उसमें इसका धरती के अंदर चला जाए और जल स्तर बढ़ता जाए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग, जल संग्रहण इसको बोलते हैं। और ये सब बात चल रही है। और जो पढ़ो तुम यही सब बात बोला गया है। मानसरोवर झील से कई नदियाँ निकलती हैं, उन नदियों का नाम पता कीजिए। ये भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया गया है, आप इसके लिए गूगल कर सकते हो, वहाँ पर इसकी जानकारी ले सकते हो। बरसात का पानी तालाबों खेतों में होता हुआ नदियों में बहता है तो साथ साथ बालू मिट्टी पत्थर आदि खनिज लवण को बहा ले जाता है, या फिर पानी समुद्र में चला जाता है तो लगातार वाष्पीकरण के कारण वाष्प बनकर उड़ जाती है, जबकि लवण भरी होने के कारण वही जम जाता है। आज समुद्र में जल की औसतन 1 किलोग्राम में जल में लगभग 35 ग्राम नमक घुली हुई है। इसीलिए समुद्र का पानी खरा हो जाता है। अब बच्चे समझ रहे थे कि समुद्र का जल स्वाद में नमकीन क्यों हो जाता है। मुकेश बोला, मैडम बरसात का जल अगर मुंह में लेता हूँ तो उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। मैडम बोली, हाँ यह शुद्ध जल है। सही बच्चे आपस में बातें करने लगे। सचमुच जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम सब इसका ऐसा भी इसका क्या करेंगे। घर लौटकर अखबार में छिपे विज्ञापन को पढ़कर मीना पापा से के पास गई और पापा झील क्या होता है, पापा से पूछ रहे कि झील क्या होता है, बताइए पापा जी। पापा मुस्कुराते हुए बबलू की ओर आवाज़ दी। बबलू हाजिर हो गया। पापा ने दोनों बच्चों को बैठाया और टेलीविज़न की ओर जुड़े डीवीडी में एक सीडी डालकर डीवीडी में डीवीडी लिखा है, मतलब वीसीआर में सीडी डालकर रिमोट से टीवी चालू किया और उसमें दिखाने लगे। दोनों बच्चे उसे ध्यान से देखने लगे। बहुत दूर तक पानी शांत होकर फैला हुआ था। इक्के दुक्के उसमें नावें चल रही थी। सामने वाली छोर पर एक सड़क नजर आ रही थी। झील के पहले छोर पर कुछ गुमटी नुमा दुकानें थी। कुछ लोग खड़े थे। पापा ने कहा, देखो ये दूर तक शांत जल जो फैला है ना, यही झील है, इसी को हम झील कहते हैं। जब मीना बोली, अच्छा तो बताओ यह नैनी झील है, पापा चौंक के, और तुम्हें कैसे जाना। अभी तो अखबार में पढ़ा है कि पापा हंसने लगे। बबलू पूछ बैठा, आप क्यों हंस पड़ रहे हैं। पापा हंसते हुए बोले, मीना का जवाब ठीक है, लेकिन अपने देश की कई भी झीलें हैं, जैसे कि उलट झील, पिछौना झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील, संभल झील, डल झील। बच्चों ने पूछा, क्या बिहार में कोई झील है। पापा बोले, हाँ क्यों नहीं, कांवड़ झील बेगूसराय में है। याद रखना इसको, कांवड़ झील बेगूसराय में है। बरेला झील कहाँ है, लखीसराय में है। लेकिन पापा ने मुंबई में भी तो झील हैं। नहीं बेटा, मुंबई में तो सागर है, अरब सागर। पापा ये क्या, आप अखबारों में छपे समाचार की ओर इशारा किया जिसमें लिखा था हिंद महासागर में पोत उतरा। अच्छा मैं समझ गया, आप लोग सागर और महासागर के बात कर रहे हैं। हाँ पापा, इन सागरों में का जल नमकीन होता है ना, बच्चों ने बताया। बिल्कुल, देखिए पृथ्वी के बड़े भूभाग पर यह अथाह जल राशि ने घेर रखा है। इनका जल हमेशा गतिमान रहता है। यह प्रायः महाद्वीपियों को अलग अलग करता है। महासागर कहलाता है। महासागरों का एक भाग सागर को एक सागर कहते हैं, जो प्रायः अवरोध के कारण पूर्णतः रूप से सागर से नहीं मिलता है। जब समुद्री सतह पर हवाएं चलती हैं तो हवाएं हलचल तरंगें उत्पन्न होती हैं। यह हवाएं जल को ढकेलती हुई जल के ऊपर नीचे होने लगता है, जिसे हम लहर कहते हैं। एक लहर को जन्म देती है, दूसरा लहर तक धक्का देकर तह तक पहुंचती है। यही कारण है कि सागरों महासागरों में हमेशा जल के गतिमान होते हैं। पापा याद है पुरी में के समुद्र तट पर किस तरह हम नहाते, हमारे समय चप्पल लहरों में गुम हो गए थे।
आप फिर आपस में मिल भी गए थे। लहर आया तो चप्पल लेके चला गया, फिर लहर आया तो चप्पल वापस भी आ गया था। हाँ पापा ऐसा लहरों के कारण ही तो होता है। क्या तुम सागरों के नाम बता सकते हो? बबलू बोला, हाँ, अरब सागर, अंटार्कटिक सागर, काला सागर, लाल सागर। शाबाश पापा ने बबलू की पीठ थपथपाई। मीना बोली, मैंने तो महासागरों के भी नाम सुन रखे हैं, बताऊँ? हाँ हाँ बोलो। अब आप अभी बस करो, मुझे ऑफिस जाना है। तुम लोगों को भी स्कूल जाने का समय हो गया है, पापा ने कहा। दोनों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होने लगे। मीना और बबलू बहुत खुश थे। उन्हें सागर और महासागरों के बारे में पापा की ढेर सारी बातें बताई। दोनों स्कूल पहुंचे। कक्षा शुरू होने में देर थी। बबलू अपने दोस्तों से सागरों के लहरों के बारे में बताने लगा। बबलू की बातें सुनकर मुकेश बोला, सागरों में उठने वाले ज्वार भाटा के बारे में कुछ बताओ ना। ज्वार भाटा तो अब तो सचमुच सबने फैसला किया कि भूगोल की कक्षा यह बात रखी जाए कि लंच के बाद भूगोल की कक्षा थी। सबने मैडम के सामने प्रश्न रख दिया कि मैडम, उन्होंने कहा कि बताइए, फिल्म आई थी जिसमें ज्वार भाटा पहले कहानी सुनाई देती हूँ। सब बच्चे ध्यानपूर्वक होकर बैठे। मैडम ने कहना शुरू किया कि ज्वार भाटा फिल्म में हीरो दिन भर खूब मेहनत करके पैसे कमाता है। शाम होते ही उसके ढेर सारे पैसे जमा हो जाते हैं। वो अमीरों की तरह खर्च करता है। सुबह उसके पास पैसे खर्च हो जाते हैं, फिर वो गरीबों की तरह हो जाता है। इसका मतलब शाम में अमीर, सुबह में गरीब। ठीक ऐसा ही समुद्र में ज्वार भाटा का हाल है। समुद्र की लहरें सबसे ऊंचाई उठकर बड़े हिस्से तक डुबो देता है और उसे ज्वार कहते हैं। और लहरें न्यूनतम जब फिर उसकी लहरें सबसे नीचे चली जाती हैं, पिछड़ जाती हैं, उसे भाटा कहते हैं। प्रतिदिन 2 बार होता है। दिन में पूरा ऊपर तो लहर जाएगा, रात में पूरा नीचे चला जाएगा। कुछ यहाँ पर डायग्राम दिया गया। दिन में दीर्घ और लघु ज्वार भाटा सूर्य के और चांद की स्थिति में। यहाँ पर दीर्घ ज्वार है, यहाँ पर लघु ज्वार है। लेकिन लहरों में ऐसे ऊंचाई तक उठना और फिर पीछे हटना क्यों होता है? बबलू ने पूछा। ऐसा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बल होता है। जब चंद्रमा समुद्र के निकट आता है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जल की ऊंचाई की ओर बढ़ता है। यही कारण ज्वार में उतरता है और उसे भाटा कहते हैं। और ऐसे समुद्र के स्थान पर लगभग 24 घंटों में 2 बार उतार चढ़ाव होता है। मैडम, जब ज्वार आते हैं तो समुद्र के अंदर ढेर सारी मछलियाँ भी तट पर आ जाती हैं। सीमा ने प्रश्न किया। बिल्कुल, मछलियों के अलावे सीप, घेंघा, बिटिया, बालू भी आ जाते हैं। लेकिन ज्वार के समय सब लहरें किनारे की लौट जाती हैं। नौकाएं खींच के अंदर तक ले जाती हैं, जिनसे जान माल की भी हानि हो जाती है। बाप रे, तब तो मैं समुद्र किनारे ही नहीं जाऊंगी। मीना डरते हुए बोली, नहीं, इसमें डरने की बात नहीं है, सावधानी रखने की बात है। मैडम ने सीमा का हौसला बढ़ाया। हाँ मैडम, सभी जोर से बोले। हम सब समुद्र के तट पर जाएंगे, बालू में खेलेंगे, लहरों पर गेंद फेंकेंगे। और कुछ प्रश्न अभ्यास अब आएंगे जो हम पहले कुछ इसके आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसके आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के हैं, क्या भरना है? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको हम एक बार कर लेते हैं। तो चलो, तो पहले तो हम यहाँ शुरू करते हैं। ये नोट्स हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है और आपको दीदी के द्वारा नोट्स बनवा दिया हूँ। 22 मार्च को भाई हम जल संरक्षण दिवस मनाते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक तालिका है कि जल की वितरण कैसे किया गया प्रतिशत में। इस तरह से जो भी आपके प्रश्न उत्तर है सबको इसमें करा दिया गया है। बच्चा ये आपका बेस तैयार हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत मुझे खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे क्लास 7 से ही सिस्टम में थोड़ा रुचि ले रहे हैं। उसमें भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे हैं, बहुत सुंदर है आप लोग। देखना ये आपका मेहनत कहीं ना कहीं आपको क्लास 10 में बहुत अच्छा रेशियो लेके देगा और आप टॉपर बनोगे। अभी तो आपके नंबर आएंगे ही आएंगे अभी आपके क्लास में,
ये मेहनत आपको आगे चल के बहुत बड़ा एक बेनिफिट देने जा रहा है। आपके 13 क्वेश्चन थे शायद। वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में है। इस तरह से आपके शायद क्वेश्चन का जो सिलसिला है 13 क्वेश्चन था। चलो ये कुछ क्रियाकलाप है जो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए क्या करना है इसमें। तो बच्चों जी सब, तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर नहीं किया तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। स्कूल में बताएं अपने छात्रों को कि हमारी क्लासेस यूट्यूब पर भी है और फ्री भी हैं, ऑफलाइन में भी हैं। आप आना चाहें तो बिल्कुल आके देख सकते हैं क्लासेस। बिल्कुल 10 दिन है, कोई डेटा चार्ज, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। देखें बच्चे आकर। और वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत प्यार।